और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। और सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो खबरें जो खास तौर से आज बनी रही सुर्खियों में। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कानपुर के मौलवी के बारे में जिसने अंकित को बना दिया चांद भाई। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने होगी। बात 24 के सियासी दंगल की भी होगी, जहां मुकाबला अब इंडिया बनाम भारत का होने वाला है। बिग एंड बोल्ड में आपको महायुद्ध के मैदान में भी लेकर चलेंगे, जहां किम और पुतिन की मुलाकात की खबर से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। और कोरोना से भी खतरनाक वायरस की चपेट में कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं आ रहा। क्या है बच्चों पर अटैक करने वाला SSS, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बिग एंड बोल्ड खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली खबर आई। एक हिंदू युवक ने आरोप लगाया कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मौलवी की लड़की से शादी कराई गई, जबकि उसकी पहले से ही हिंदू रीति रिवाज से शादी हो चुकी है। मामला चौबेपुर का है। अंकित के मुताबिक उसने करीना से लव मैरिज की थी, लेकिन अंकित के घर वालों ने बेटे और बहू को अपनाने से इनकार कर दिया। इस बात से बौखलाए करीना के पिता ने, जो कि मौलवी हैं, अंकित पर दबाव बनाया और उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह पढ़वा दिया। अंकित का नाम भी बदलकर चांद भाई कर दिया गया। अंकित के पिता ने अब पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की है। मौलवी के धर्मांतरण गैंग के चंगुल में आखिर कैसे फंस गया अंकित, ये आपको यहां बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल अंकित की बचपन से ही अपने पड़ोस में रहने वाली करीना से दोस्ती थी। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों के शादी करने का रास्ता आगे बना। घर वालों ने विरोध किया तो अंकित और करीना ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की, लेकिन जब अंकित और करीना लौटकर घर आए तो अंकित के परिजनों ने करीना को घर में रखने से इनकार कर दिया। इसी बात का फायदा उठाकर मौलवी ने अंकित का धर्मांतरण करवा दिया, उसे धर्मांतरण के जाल में फांस लिया और करीना की खातिर अंकित बन गया चांद भाई। इसके बाद करीना के मौलवी पिता ने मंदिर और कोर्ट से शादी हो चुकने के बावजूद फिर से निकाह भी पढ़वाया। अगली अहम खबर यह कि गुजरात के सूरत से यह वीडियो हैरान कर देने वाला सामने आया, जहां दो गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक टेम्पो ड्राइवर ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना किम 4 रास्ता इलाके की है, जहां बीच सड़क पर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शख्स ने टेम्पो भीड़ पर चढ़ा दिया। ड्राइवर यहीं नहीं रुका, उसने गाड़ी को बैक किया और एक बार फिर से लोगों को चढ़ाने की कोशिश की। जब लोगों ने उसे रोका तो वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस वारदात में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। और उत्तराखंड के केदारनाथ में एक शख्स को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी के चक्कर में वो मंदाकिनी नदी में गिर गया और कई घंटे तक नदी की तेज धार में फंसा रहा। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक नदी की तेज धार में पत्थरों के बीच में फंसा हुआ है। यह युवक काफी देर तक अकेले जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा। जब स्थानीय लोगों ने इसे देखा तो फौरन इसकी जानकारी प्रशासन को दी। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां मौजूद लोगों के साथ इसे बचाने की मुहिम शुरू की और राहत यह कि रस्सियों के सहारे युवक को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई। और अगली खबर, हरियाणा के करनाल में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुड्डा और सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सुरजेवाला गुट का आरोप था कि उन्हें मीटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि स्टेट ऑब्जर्वर हुड्डा गुट के लोगों को बनाया गया। ऐसे में सुरजेवाला गुट ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी शुरू की तो पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों में गहमा गहमी होती रही। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दावेदारों और कांग्रेस नेताओं की 1-to-1 बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगे और अजीब ये कि इस बात पर विवाद खड़ा हो गया। भारत माता की जय का नारा सुनते ही कांग्रेस की पर्यवेक्षक आराधना तिवारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने माइक पकड़ा और पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे डाली। चेतावनी के बाद भी जब कार्यकर्ता नहीं माने तो आराधना तिवारी ने सिर्फ कांग्रेस के नारे लगाने की नसीहत दी, जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे।
आराधना तिवारी उत्तर प्रदेश की रामपुर खास विधानसभा से विधायक और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। भारत माता की जय पर आपत्ति का उनका वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। अगली खबर पटना से। यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पैर फिसल गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि सीएम साहब पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में उद्घाटन के लिए सीढ़ियों से स्टेज पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीतीश कुमार यहां गिर जाते हैं। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी के साथ उन्हें उठा लिया। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 दिनों से संगरूर में सीएम आवास के पास सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो काफी पहले शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाओं को पूरा कर चुके हैं और उन्हें भरोसा दिया गया है कि बहुत जल्द उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन लंबा वक्त बीतने के बाद भी जब उनको नौकरी पर नहीं रखा गया तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें पीछे धकेला। आम आदमी पार्टी की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने काफी देर तक मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओडिशा में बालासोर जैसा एक और ट्रेन हादसा हो जाता अगर ट्रेन का ड्राइवर पहले से अलर्ट ना होता। जैसे ही 2 ट्रेन एक ट्रैक पर पहुंची तो समय रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा लिए और दोनों ट्रेन 20 मीटर की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। तस्वीरें कटक और भुवनेश्वर स्टेशन के बीच की हैं, जहां बालासोर जैसा हादसा टल गया, लेकिन उस हादसे की याद एक बार फिर ताजा हो गई, जिसके बाद ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ट्रेन से यात्री उतरकर ट्रैक पर आ गए। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई, जबकि रेलवे कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। बता दें कि 2 जून को बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई थी और ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ने के बाद हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस से टकरा गई थी। उस भयानक हादसे में 293 लोगों की मौत हुई थी। 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। और G20 के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। विदेशी मेहमानों का स्वागत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन G20 के दौरान दिल्ली के बंद होने की अलग अलग तरह की खबरें भी चल रही हैं और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी कहती है G20 के दौरान पूरी दिल्ली खुली रहेगी। सिर्फ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC के क्षेत्र में एक छोटे से हिस्से में प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। G20 के दौरान ट्रैफिक अपडेट की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस ने एक नई वेबसाइट बनाई है। वैकल्पिक मार्ग अपडेट के लिए मैप माई इंडिया ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई। और अगली खबर यह है कि हैदराबाद में भारी बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। गलियों में कमर तक पानी भरा हुआ है, जबकि कई बस्तियां डूबी हुई हैं। यही हाल सड़कों का है। वाटर लॉगिंग के चलते ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां घोषित कर दी थी। के आदित्य L1 ने सूरज की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 का दूसरा अर्थ बाउंड मनूवर भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही भारत का पहला सोलर मिशन पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जिस कक्षा में वो है वहां उसकी पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 282 किलोमीटर और अधिकतम 40,225 किलोमीटर है। अब 10 सितंबर को आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरीके से वो धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा और फिर सूरज की तरफ बढ़ जाएगा। हालांकि अभी इसमें काफी लंबा वक्त लगने वाला है। 24 की महाभारत, इंडिया बनेगा भारत, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन। जम्मू कश्मीर के रियासी में आज सेना ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। पुलिस को मिले खुफिया इनपुट के बाद सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कालाबन के जंगलों में ऑपरेशन क्लीन चलाया। ऑपरेशन में एक हार्डकोर टेररिस्ट मारा गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। कुपवाड़ा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। ये लोग MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को पकड़ा है। यूपी के कई हिस्सों में NIA ने टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया जिलों में 8 ठिकानों पर NIA ने रेड डाली। सूत्रों के मुताबिक ये मामला नक्सल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर कमेंट तूल पकड़ता जा रहा है। देश की 262 प्रमुख हस्तियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से हेट स्पीच के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई है। पत्र में लिखा गया है कि भारत के अधिकतर लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं और उदयनिधि के कमेंट से उन्हें दुख पहुंचा है। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 75 शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम ने टीचरों के साथ मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। पीएम ने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शिक्षक भारत के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे और पीएम आवास पर हो रही मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी के साथ शहरी विकास मंत्री एके शर्मा, अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी मौजूद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के सामने अयोध्या के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही जनवरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात हो सकती है और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। मध्य प्रदेश के मंडला से आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ गई थी, लेकिन बीजेपी ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश को बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की जनता से जो वादा किया उसे पूरा किया है। अमित शाह ने दावा किया कि सुशासन की वजह से राज्य में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या मोदी सरकार ने संविधान में बड़ा बदलाव करके देश का ही नाम बदल डाला है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों के बाद देश की सियासत गर्मा गई। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 डिनर के लिए जो आमंत्रण भेजा गया है उसमें मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। कांग्रेस के आरोप के बाद इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का अलायंस बना है। अगर अलायंस ने नाम बदलकर भारत कर लिया तो क्या भारत का भी नाम बदल लेंगे? वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत वाली कोई पार्टी पूरे देश को अपनी जागीर समझ रही है। विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी नेताओं ने इंडिया की जगह भारत के औपचारिक इस्तेमाल की वकालत शुरू कर दी। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि भारत नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और गुलामी का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बीजेपी सांसद के बयान का समर्थन करते हुए कहा, देश के सभी गुलामी के प्रतीकों को बदला जाना चाहिए। जबकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट लिखी, हमारी सभ्यता साहस पूर्वक अमृतकाल की तरफ बढ़ रही है। इंडिया और भारत को लेकर छिड़ी बहस के बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी एक्स पोस्ट पर भारत माता की जय लिखकर हलचल मचा दी। और 8 लाख शियाओं का प्रहार, पीओके में जनरल मुनीर की हार। पूरी खबर आगे होगी, लेकिन उससे पहले देखिए 10 जनपद पर कांग्रेस का महामंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने टॉप गियर लगा दिया है। आज सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की अहम बैठक हुई। बैठक में संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन और चीन जैसे मुद्दों पर भी मंथन हुआ। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जहां वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की घोसी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, केरल की पुदुपल्ली, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बोक्सा नगर और धनपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आज मैहर को जिला बनाने की घोषणा की। इससे पहले भी मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार के दौरान कैबिनेट ने मैहर को जिला बनाने की मंजूरी दी थी। हालांकि आज शिवराज ने कहा कि हम मैहर को जिला बनाने की घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि आज से जिला बनाने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना में हुए लाठीचार्ज का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने दावा किया है कि गृहमंत्री और महाराष्ट्र सरकार ने ही लाठीचार्ज के आदेश दिए थे। इसके लिए पुलिस अधीक्षक का नार्को कराने की मांग की गई है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए थे। टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी ने 12 सितंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। नुसरत पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ फ्लैट देने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप है। नुसरत जहां की कंपनी ने 2014-15 में फ्लैट देने के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन न तो अब तक फ्लैट मिला और न ही पैसे वापस मिले। एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड के मामले में केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। इस विषय पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उनके अधीन काम करने वाली वेबसाइट साइबर दोस्त के जरिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट में कहा गया कि किसी भी ऐप से ऑनलाइन लोन लेने से पहले उस ऐप की पूरी जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि ऐसे ज्यादातर ऐप विदेशों में बैठे लोग चला रहे हैं और लोगों को लालच देकर फंसाने का काम कर रहे हैं। साइबर दोस्त ने इस तरह की ठगी के शिकार लोगों को 1930 पर कॉल करने या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया। इसके अलावा कुछ ऐप्स को लेकर चेतावनी भी दी गई है। उनके नाम है विंडमिल मनी और रैपिड रूपी प्रो। व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे आप बगैर ओटीपी के भी अब किसी नए फोन पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। अभी तक ये सुविधा नहीं है। अगर आप अपना सिम बदलते हैं, आपका फोन खो जाता है, नए फोन और नए नंबर पर लॉगिन के लिए आपके पास एक मैसेज के जरिए एक ओटीपी आता है। उसे वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप ईमेल वेरिफिकेशन फीचर पर भी काम कर रहा है। मतलब ये कि अगर किसी भी वजह से आपके पास ओटीपी नहीं पहुंचा है तो आप अपने ईमेल के जरिए अपना व्हाट्सएप अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे ऐसे दुश्मन से घिरे हुए हैं जिसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है? इसे आजकल SSS के नाम से जाना जाता है। शुगर
सॉल्ट और स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, ये तीनों चीजें बच्चों पर ट्रिपल अटैक कर रही हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है और ज्यादा चीनी से आपके बच्चे को अस्थमा तक की शिकायत हो रही है, उसका शुगर लेवल बढ़ सकता है, पाचन में दिक्कत हो सकती है, ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ज्यादा नमक खाने से हड्डियां कमजोर हो सकती है, डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी में स्टोन तक हो सकता है। मोबाइल की स्क्रीन आपके बच्चे को फिजिकली और मेंटली बीमार कर रही है, इसका बच्चे की आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई और नींद भी डिस्टर्ब और डाइवर्ट हो रही है। मोबाइल देखने वाले कई बच्चों की ब्रेन एक्टिविटीज पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सेल फोन देने से बचना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कर पा रहे हैं पेरेंट्स? जाहिर है नहीं कर पा रहे हैं और इसका बुरा असर बच्चों की हेल्थ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आप भी कोरोना संक्रमित रहे हैं तो आपके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली खबर है। 45,000 लोगों पर की गई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक कोरोना पॉजिटिव रहे ज्यादातर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई, जिसने दिल की बीमारी के खतरे को भी बढ़ा दिया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने स्टडी मार्च 2020 से अगस्त 2022 के बीच की, जिसमें कोविड पॉजिटिव रहे 45,000 लोगों को शामिल किया गया। खास बात यह कि वॉलंटियर्स में से किसी की भी पहले से हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री नहीं थी। स्टडी में पाया गया कि कोरोना पॉजिटिव रहते जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे उनमें हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम 2 गुना तक था, जबकि जो लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे उनमें भी ये खतरा 1.5 गुना ज्यादा निकला। रिसर्चर्स ने ज्यादा जोखिम 40 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में रिपोर्ट की है। ब्लड प्रेशर भले ही कोई बीमारी ना हो, लेकिन इसकी वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज, न्यूरो और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को एहतियातन समय समय पर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट टेस्ट करा लेने चाहिए। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव रहे किसी भी शख्स को पोस्ट कोविड खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना सबके लिए जरूरी है। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 152 पॉइंट चढ़कर 65,780 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ 19,575 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज सोना चांदी सस्ता हुआ। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड ने 59,387 पर कारोबार किया, जबकि सिल्वर की कीमत 72,639 रुपए प्रति किलो रही। SBI की वी केयर डिपॉजिट स्कीम इस महीने की 30 तारीख को खत्म हो रही है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 5 साल या उससे ज्यादा समय के फिक्स डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन को 5 साल से कम के रिटेल टर्म डिपॉजिट पर आम पब्लिक के मुकाबले 0.50% ज्यादा। वहीं वी केयर डिपॉजिट स्कीम के तहत 5 साल या इससे ज्यादा की FD पर बैंक 1% ब्याज दे रहा है। हालांकि मैच्योरिटी से पहले की निकासी पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में बैंकों का कुल कर्ज जुलाई में सालाना आधार पर 38% से बढ़कर रिकॉर्ड 28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। RBI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कुल बैंक कर्ज में आवासीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.28 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में बकाया कर्ज 4.07 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आंकड़ों से साफ है कि देश में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किंग खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। रिलीज से पहले शाहरुख खान बेटी सुहाना खान एक्ट्रेस नयनतारा के साथ तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इससे पहले शाहरुख मां वैष्णो देवी के दर्शन भी कर चुके हैं। बिग एंड बोल्ड स्पेशल, भारत हमारा देश है और हम सब भारतीय इसकी संतान हैं। राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता की बात है, लेकिन भारत में ही भारत के नाम पर नई डिबेट स्टार्ट हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी नाम बदलने की कोशिश में है। मोदी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि मोदी पहचान लौटा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? मोदी वाकई नाम बदल रहे हैं या फिर पहचान वापस आ रही है? सवाल के जवाब के लिए भारत को जानना होगा, भारत की सनातन यात्रा को, तभी इंडिया का सच समझा जा सकेगा। संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का जिक्र है, तो फिर विपक्ष परेशान क्यों है? 2024 से पहले भारत और 2024 के बाद अखंड भारत का मोदी प्लान क्या है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता हमारा पूरा देश है। भारत माता की। अरे यार
दिक्कत भारत से है या नाम बदलने से? ये वो सवाल है जिसके जवाब का इंतजार 140 करोड़ भारतवासियों को है। भारत में आज भारत के नाम पर ही भारी बवाल है। सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक पर सवाल है। सवालों पर बात भी करेंगे, विवाद की वजह भी बताएंगे, राहुल के इंडिया गठबंधन और सनातनी मोदी के भारत के बीच का अंतर भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस नोटिफिकेशन की जिसकी वजह से यह डिबेट शुरू हुई। दिल्ली में 8 सितंबर को G20 की मीटिंग स्टार्ट होगी। 9 सितंबर को प्रेसिडेंट हाउस में स्पेशल डिनर का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लेकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है। इनविटेशन में सबसे ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पहले प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होता था उस पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस इनविटेशन से भारत नाम पर बवाल खड़ा हो गया है। 24 के इंडिया गठबंधन बनाने वालों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तो मोदी का एनडीए भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। ये लोग इसी प्रकार की बातों में आपका ध्यान भटकाएंगे। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खेती की बात नहीं करेंगे, ये कभी मुआवजे की बात नहीं करेंगे, ये कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये कभी नफरत की राजनीति की बात नहीं करेंगे, ये कभी प्रगति की बात नहीं करेंगे। ये केवल शब्दों के प्रपंच और जाल में आपको भटकाएंगे। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। हमारा देश का जो नाम भारत है वो हमने नहीं रखा, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम है। अगर विष्णु पुराण पढ़ें तो विष्णु पुराण में ये श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब ये हजारों साल पहले विष्णु पुराण में लिखा गया श्लोक है। तो क्या 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की पहचान अब बस इसी नाम से होगी? क्या भारत में एक देश, एक संविधान और भारत ही पहचान? भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां धर्म, विज्ञान और संविधान सब साथ साथ चलते हैं। दुनिया में सनातन धर्म ही भारत की पहचान है, फिर चाहे वो भारत की धार्मिक चेतना हो या फिर योगा विज्ञान। मोदी भी इसी सनातन धर्म को मानते हैं। जनेऊधारी राहुल भी इन्हीं सनातनी वोट के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सनातन 80% भारत की आत्मा में बसता है। सनातनियों का शादी ब्याह हो या फिर कोई पूजा पाठ, इसकी शुरुआत एक संकल्प से होती है। संकल्प का मंत्र कुछ इस प्रकार शुरू होता है, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते राज्ये नगरे। मतलब ये कि भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना पुराना सनातन उतना ही पुराना भारत। 80% भारतीयों का भारत और सनातन से सीधा कनेक्शन है। विष्णु पुराण कहता है, जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बांट बांधकर वन प्रस्थान किया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा भरत के नाम ही भारत देश का नाम भारत पड़ा। एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत
और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। और एक मान्यता कहती है कि दशरथ पुत्र और श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष और आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भारत ही वो नाम है जो वैदिक काल से अब तक चला आ रहा है। मतलब ये कि भारत ही हमारी असल पहचान है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया का नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, ये सब जानते हैं। इस बात को भारत नाम का विरोध करने वाले भी जानते हैं और सपोर्ट करने वाले भी। ये बात मोदी के एनडीए गठबंधन को भी पता है। ये बात राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले भी जानते हैं, क्योंकि 200 साल के अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में भारत की आजादी की बात थी। इसमें कहीं भी इंडिया की आजादी की बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया नाम तो भारत को आजादी के बाद मिला है। नेहरू हो या फिर गांधी, सरदार पटेल हो या सुभाष चंद्र बोस, सबने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम इसलिए दिया क्योंकि अंग्रेजों को भारत बोलने में दिक्कत होती थी। अब जब बात बोलचाल तक पहुंच गई है तो यहाँ एक बात और समझ लीजिए। इसी बोलचाल की परेशानी के कारण भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। बताया जाता है कि मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो वो सिंधु घाटी के रास्ते आए। अरबी भाषी लोग सा को हा बोलते हैं, इसी वजह से सिंधु हुआ हिंदू। हिंदू में रहने वाले हिंदुस्तानी हो गए। यही हिंदू शब्द जब यूरोप पहुंचा तो यह अपभ्रंश होकर इंद्रू हो गया। सिकंदर के काल में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज भारत आया। मेगास्थनीज ने उस वक्त भारत को लेकर एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था इंडिका, जिसमें भारत का जिक्र किया गया था। यही इंडिका अंग्रेजों के समय में इंडिया हो गया। ब्रिटिश काल में इंडिया नाम फेमस हो गया। आजादी के वक्त जो संविधान लिखा गया, उस संविधान में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया। भारतीय संविधान में भी इस बात का उल्लेख पहले पेज पर किया गया है। संविधान के मुताबिक भारत राज्यों का एक संघ है। इसे भारत और इंडिया दो नामों से पुकारा जाना चाहिए। आज हमारी पहचान भारत, इंडिया और हिंदुस्तान से है। हमें भारतीय या फिर इंडियन कहलाने पर गर्व होता है। ऐसे में अगर इंडिया या फिर इंडियन से दिक्कत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम भारत और भारतवासी कहलाने पर भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल विपक्ष का INDIA गठबंधन सवाल उठा रहा है। उसके पीछे की पूरी थ्योरी प्योर पॉलिटिकल है। दरअसल मोदी विरोध में 28 दलों ने एक गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को विपक्षी दलों ने INDIA नाम दिया है। विपक्ष को लगता है कि मोदी के राष्ट्रवाद को इंडिया नाम से विपक्ष टक्कर दे पाएगा। सनातनी मोदी के विरोध में राष्ट्रवाद की नई लकीर खींच पाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के इनविटेशन में जो लिखा गया है, उससे विपक्षी गठबंधन सन्नाटे में चला गया है। जो राहुल गांधी कल तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, जो मोदी विरोधी जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का नैरेटिव सेट कर रहे थे, मोदी ने उनकी पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। इनपुट मिल रहा है कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं।
मोदी ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में मोदी कैबिनेट एक बड़ा प्रस्ताव लाएगी। प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल और प्रस्तावना में बदलाव का होगा। अभी संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का जिक्र है, लेकिन अगर संशोधन हुआ तो भारत की पहचान सिर्फ भारत से होगी। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को नाम बदलने में महारत हासिल है। विपक्ष का सवाल फैसले की टाइमिंग पर भी है। बीजेपी कह रही है कि हम नाम नहीं बदल रहे, बात पुरानी पहचान की है, बात गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की है, नए भारत और विकसित भारत की है। विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, बीजेपी विपक्ष पर। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को सनातन से नफरत है, भारत माता की जय से प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी कांग्रेस का जयपुर वाला सैंपल दिखा रही है। अरे यार